कहानी सुनने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि कहानी की पहली अपडेट आपको तुरंत मिले। अब आगे सुने। बेइंतहा सफर इश्क का 9। शहर की चहल पहल से दूर शांतिकुंज की घनी बस्ती के एक चरमराते घर की रुखी जमीन पर एक वृद्ध पड़ा था। वह शायद चलते हुए लखआकर चारपाई से नीचे जमीन पर गिर पड़ा था। उस वक्त उसके शरीर पर एक मैली धोती के सिवा कोई वस्त्र नहीं था। उस वृद्ध की शारीरिक अवस्था ऐसी थी कि उसकी खाल सिकुड़ती मानो उसकी हड्डियों से जा चिपकी हो। उस घर की हालत बेहद बेजार थी, पर उससे भी अधिक उस वृद्ध की बुरी स्थिति थी। बहुत देर तक वह वृद्ध एक ही अवस्था में पड़ा शून्य में ऐसे ताकता रहा मानो जिसका उसे इंतजार हो वह अभी उसके सामने आ खड़ा होगा। उसके जेहन में बार बार आवाजों का तूफान उठता रहा। उसी क्रम में उसकी आंखों के सामने एक साथ कई आकृतियां घूमने लगी। देखते देखते उस वृद्ध के चेहरे पर नफरत और घृणा के भाव उभर आए। ऐसा करते एकाएक जाने कहां से उसमें बिजली सी फुर्ती आ गई कि वह एकाएक उठ बैठा और अपने लड़खड़ाते कदमों से बाहर जाते हुए चीखने लगा, बेटा मैं आता हूँ, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। अभी वह कुछ कदम भी नहीं चल पाया था कि लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अब उसका सर दरवाजे की दहलीज पर था तो बाकी का शरीर झोपड़ी की खुरदरी जमीन पर अचेत पड़ा था। वृद्ध की चीख सुनकर एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। बाबा बाबा तुम क्यों उठे? मैंने कहा था कि तुम्हारा बेटा बाहर गया हुआ है, जब वह आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो अभी उठो, आराम करो। कहता हुआ वह आदमी अपने बाजुओं का सहारा देकर उस वृद्ध को उठाकर पुनः चारपाई पर लेटा देता है। वृद्ध फिर किसी लाश की भांति एक ही अवस्था में पड़ा रहता है। वृद्ध को लेटाकर वह आदमी उसे अपनी भीगी पलकों से देखने लगता है। फिर घुटनों के बल बैठकर अपना सर चारपाई से बाहर लटकते वृद्ध के हाथ को स्पर्श करता मन ही मन जैसे कोई शिकायत वक्त में दर्ज करता बुदबुदाता है, मुझे नहीं पता बाबा कि मैं क्यों रोज एक सी झूठी दिलासा देता हूँ तुम्हें, क्यों मैं तुम्हें रोजाना झूठी आस देता हूँ कि एक दिन तुम्हारा बेटा वापस आएगा, जरूर आएगा, जबकि मैं खुद नहीं जानता कि वह कहाँ है, वह जिंदा भी है या नहीं। फिर भी एक उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि काश कभी वो वापस आए और तुम्हारे सारे दुख दूर कर दे। फिर देखना तुम मुझे बिल्कुल भूल जाओगे। हाँ देखना बाबा, वह एक दिन जरूर आएगा। उसकी बहती आंखों को पता नहीं चला कि कितनी देर वह बुदबुदाता रहा, जबकि वह वृद्ध को कब का सो चुका था, पर उसकी बातें वहाँ की खामोशियाँ सुन रही थी। शहर का सबसे ऊंचा और महंगा होटल जिसका मालिक था आकाश दीवान, और इस वक्त वह अपने तय समय के अनुसार उस होटल के एक खूबसूरत लग्जरी स्वीट रूम में था। वह कई कमरों वाला इस होटल का सबसे शानदार रूम था। यूं तो वह होटल ही अपनी बेहद उम्दा कारीगरी और आकर्षण से लबरेज था, जिसमें लाल सफेद पत्थरों का बढ़िया मेलजोल करके उसे ऐसा भव्य रूप दिया गया था कि सूरत आने वाला हर विदेशी और प्रभुत्व व्यक्ति इस होटल में रुकना अपनी शान समझता था। ये दीवान्स का होटल व्यवसाय से जुड़ने का सबसे पहला होटल था। इसी तरह से उनके लगभग हर लाभकारी व्यवसाय में अच्छी खासी भागीदारी थी। इस होटल का ये रूम आकाश की खास पसंद था। वह अक्सर अपना निजी समय इस रूम में व्यतीत करता था। इस वक्त भी वह इस होटल में अपना निजी समय बिताता सबसे महंगी शराब का लुत्फ उठा रहा था, जबकि उसका पीए दीपानकर होटल स्टाफ के पास कुछ जरूरी निर्देश दे रहा था और आकाश के रूम सर्विस के जाने का हुक्म सुना रहा था, जिससे हमेशा की तरह एक सौम्य महिला अपने चुस्त कपड़ों के साथ सबसे उम्दा वाइन के साथ जाने को तैयार थी। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वे इस काम को करने को खुद ही बहुत उत्सुक थी, पर उसके अगले ही पल दीपानकर उसे रुकने का संकेत करता किसी अलग की लड़की को इशारे से उसे भेजने को कहता है, जिससे स्किल्ड सौम्य महिला चिहुककर उस युवती की ओर यूं देखती है जैसे उसकी स्थिति उसके आगे कुछ खास हो ही न। पर दीपानकर के निर्देश पर अब वह खुद उस युवती को जरूरी निर्देश देती हुई उस वाइन के साथ सही रूम नंबर बताकर उसे एक वेटर के साथ भेजने लगती है। वह युवती कुछ पल हिचकती है, फिर इसे होटल का ही जरूरी हिस्सा समझकर हामी भरती जाने को तैयार हो जाती है। अब वह लिफ्ट से होती हाथ में ट्रे लिए उस स्वीट रूम तक जा रही थी जहां आकाश दीवान ठहरा था। वेटर उसे रूम के बाहर छोड़कर वापस चला जाता है। वह युवती एक पल को अपने भीतर सांस के जरिए समस्त ऊर्जा खींचती हुई धीरे से नॉक करती हुई रूम का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करती है। अंदर आते वह दरवाजे पर ही दो पल को ठहरी रह जाती है। उसकी नजरों के सामने भव्य और आलीशान कमरा नहीं, जैसे कोई जन्नत का रास्ता खुल गया हो। उसकी आंखें दो पल को उस आकर्षण में ये भूल ही गई कि आखिर वह यहाँ क्यों आई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी कुछ दिन पहले गली गली नौकरी के लिए भटकते उसे अचानक से इतने आलीशान होटल में काम मिल जाएगा, और ऊपर से पहली बार में ही उसे उस होटल के मालिक के सामने भी जाने का मौका मिलेगा। ये सोचते वह मन ही मन मुस्करा लेती है।
वह धीरे धीरे संभल कर अंदर कदम रखती है कि गुस्से में चीखती हुई कोई आवाज उसके कानों से टकराती है और वह अपनी जगह खड़ी खड़ी कांप जाती है। आकाश फोन पर किसी पर बुरी तरह नाराज होता हुआ फोन पटक कर पीछे मुड़ता है और उसके सामने वह युवती दिखती है जिसे अपने ऑफिस के बाहर देखते उसी ने उसे नौकरी पर रखने का हुक्म सुनाया था। वह युवती अभी भी कांपती हुई उसके सामने खड़ी थी। फिर अगले ही पल अपनी स्थिति का एहसास होते वह तुरंत ही ट्रे टेबल पर रखती हुई आकाश से वाइन परोसने का पूछती है, जिस पर वह उसी पर नजर गाए गाए हामी भरता है। वह पूरे सलीके से वाइन गिलास में निकाल कर उसकी ओर बढ़ाती है, जिसे आकाश उसके हाथों को अच्छे से स्पर्श करता हुआ लेते हुए कहता है, जब उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तब खुद की जिम्मेदारी होती है उसे संभालने की। उम्मीद है बहुत जल्दी तुम समझ जाओगी कि यहाँ किसी भी काम को करने से इनकार का मतलब यहाँ से निकल जाना होता है। तुम समझ गई ना? आकाश गिलास पकड़े पकड़े उसे घूरता हुआ कहता है, जिससे हिचकती हुई वह सहमति में सर हिलाती है। आकाश के गिलास लेते वह युवती बुद्ध की तरह उसके सामने खड़ी थी, जिसे भरपूर नजर से निहारते हुए वह पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? जज रूबिक सर। ओके यू मे गो नाउ। सर झुकाकर हाँ कहती वह वापस चली जाती है, इससे बेखबर कि आकाश की दिलचस्प नजर दरवाजे तक उसका पीछा करती रही। वह बाहर निकलकर जा ही रही थी कि दीपांकर को वह किसी स्टाइलिश लड़की के साथ उस रूम में प्रवेश करते जाते देखती है, पर अगले ही पल उससे नजर हटाकर वह तुरंत ही वहां से निकल जाती है। अरुण का बड़े भाई आकाश की दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। क्या टकराएंगे दोनों या होगा समझौता? जानने की सुनते रहे कहानी बेइंतहा। धन्यवाद।